सब सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने आशापूर्णा देवी द्वारा लिखित कहानी निवारण चंद्र की अंत्येष्टि क्रिया प्रस्तुत कर रही हूँ। राय बहादुर निवारण चंद्र की मौत एक दिन सचमुच हो ही गई। इस घटना से निवारण भवन में उथल पुथल मच गई। शोक तो नहीं, बात जहां तक पहुंची थी वहां शोक शब्द एक मजाक ही बन जाता। पर उथल पुथल मची क्योंकि ऐसा किसी दिन सचमुच होगा, यह विश्वास निवारण चंद्र के बेटे बहू, पोते पोतियों, परपोते परपोतियों के मन से उठ चुका था। उन लोगों ने मान ही लिया था कि चित्रगुप्त के खाते से वह पन्ना जिस पर निवारण चंद्र का नाम लिखा है कहीं फटकर गिर गया है। अतः अब यह घटना विश्वास योग्य नहीं लग रही थी। बरसों पहले पता नहीं कब कई बार मरते मरते भी बच गए निवारण चंद्र, और तब से जीवितों की दुनिया से छूटकर इस तिमंजले महल के किसी एक कोने में खोए पड़े रहे। तब से निवारण चंद्र की बात किसी को याद नहीं। कभी कभी दूर के रिश्ते की औरतें कहती, हाय राम, बुढ़ा अभी तक जिंदा है। और भी दूर के लोग कहते, क्या कहती हो, बुढ़ा अभी तक मरा नहीं। निवारण चंद्र के जीने मरने से किसे क्या लाभ या हानि होगी, यह कोई सोचता नहीं। ऐसा लगता जैसे वह कोई नाजायज फायदा उठा रहा हो, जैसे अधिकार से अधिक कुछ पा रहा हो। घर के लोग ये सब नहीं कहते, क्योंकि कोई निवारण चंद्र के बारे में सोचता ही नहीं। उन लोगों के जन्म मृत्यु विवाह को केंद्रित कर जो जीवन लीला संगठित हो रही है, निवारण चंद्र से उसका कोई भी संबंध नहीं। निवारण उनका रास्ता रोककर खड़े भी नहीं हैं। साल में एक दो बार शायद परिवार के सदस्य उस कोने वाले घर के दरवाजे पर आकर खड़े होते। विजयादशमी की अगली सुबह, या बैसाख की दोपहर, या कभी कभार किसी नए दूल्हे दुल्हन को लेकर आते। बस इतना ही। इसके अतिरिक्त और करे भी क्या, इतना ही तो पर्याप्त है। जो आदमी 96 साल पहले इस धरा पर आकर अभी तक हिलने का नाम नहीं ले रहा हो, उसके प्रति इससे अधिक शिष्टता और कब तक दिखाई जा सकती है। कौन याद रखे कि निवारण चंद्र के नाम से कभी शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। इसी निवारण भवन की धरती उनके पदचाप से थरथराती थी, और इस भवन की प्रत्येक ईंट पर उनकी सतर्क दृष्टि हुआ करती थी। समय पर मरना ही सही जीना है, यह बात जो लोग भूल जाते हैं, उनके लोगों को क्या परवाह। फिर भी ये लोग तो कम से कम इतने दिन भूलकर रहने की त्रुटि के संशोधन में लगे हुए हैं, दान सागर कर रहे हैं, श्राद्ध में। आजकल के लोग तो इसका नाम ही भूल चुके हैं। निवारण चंद्र के बेटे सुयोग्य बेटे हैं, तभी तो अतीत की मर्यादा को वर्तमान में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हालांकि निवारण चंद्र के पुत्र भी वयोवृद्ध हैं, जो करना है उनके बच्चे ही करेंगे। मगर उन्हीं की इच्छा से तो हो रहा है। निवारण चंद्र के तीनों बेटे होनहार थे, धन मान यश हर प्रकार से, परंतु अब तक परिवार टूटा नहीं था। ऐसी मिसाल इस युग में दुर्लभ है। मगर दुष्ट जनों का कहना है यह भी उस चालाक बुढ़े की चतुर बुद्धि का परिणाम है। बुढ़े ने वसीयत में लिख रखा है, जो बेटा मेरे जीवन काल में अपनी रसोई अलग करेगा उसे निवारण भवन का हिस्सा नहीं मिलेगा। इधर उस जीवन काल को खींचकर इतना लंबा कर लिया कि बेटों के सारे बाल सफेद हो गए। अब तो वही डर के मारे कांपते रहते हैं कि कब उनके बेटे बहू अलग हो जाएं। सौभाग्य से ऐसा अभी तक हुआ नहीं, बल्कि वे बाप चाचा के हर काम में आंतरिक सहयोग ही देते हैं। तभी तो घर के बड़े बेटे ने इस मौके पर घर की सभी बहू बेटियों के लिए अच्छी जरी वाली किनारों वाली टंगाई साड़ी लाकर दी। माँ और चाचियों के लिए चौड़े किनारों वाली धनिया खाली साड़ी लेके आए। मझले बेटे ने पिता और चाचाओं की अनिच्छा होते हुए भी धोतियां और बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया है। धोती आजकल कोई पहनता ही नहीं, बस एक दिन पहनकर छोड़ देंगे। फिर भी कीमती महीन धोती ही खरीदी है उसने, जैसे कि यह भी राय बहादुर निवारण चंद्र की मर्यादा को बनाए रखने का एक अंश हो। इस श्राद्ध क्रिया के हर काम में उनकी मर्यादा की उचित रक्षा हो रही है। घर के नौकरदाई को दशहरे में भी इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते जैसे अब मिल रहे हैं। बड़े मालिक के श्राद्ध में
ऐसे प्रख्यात व्यक्ति इतने दिनों तक इसी घर में रहते थे, यह बात दुनिया को मालूम भी तो हो। न्योते की लिस्ट तैयार हो गई है, भोज का मेन्यू भी तैयार, मगर फिर भी बीच बीच में उसमें कुछ और जुड़ रहा है, चल रहा है, कुछ परिवर्तन उसमें, और लिस्ट बड़ी होती जा रही है। बेटों को अचानक याद आ जाता है, बाबूजी को यह भोजन अत्यंत प्रिय था। बहू बेटियों को याद आ जाता है, बीमारी के कारण बाबूजी का यह खाना मना हो गया था। इस भोज की तालिका में भी वह सब जुड़ जाए तो बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह लिस्ट में वह भी जुड़ जाता। ब्राह्मण भोजन आदि सारे झंझट श्राद्ध के दिन ही निपटाकर असली भोज का प्रबंध नियम भंग के दिन किया गया है। न्योते की चिट्ठी के नीचे आत्मीय कुटुंब और बंधुजन का नाम देकर पूरी भाजी और एक सब्जी खिलाकर श्राद्ध का भोज करा दें। ऐसी छोटी नजर निवारण के वंशजों को नहीं मिली। इस उपलक्ष्य में वे अपने आत्मीय कुटुंब और मित्रों को जमकर खिलाना चाहते हैं। ये तो किसी के बेटे के पोते का अन्नप्राशन, उपनयन या विवाह नहीं कि एक ही जेब खाली हो। अरे यह तो एक पारिवारिक उत्तरदायित्व है। निवारण के होनहार परपोते ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। संबंधियों के अतिरिक्त निवारण के बेटों के ऑफिस के पूर्व सहकर्मी जो अब भी जीवित हैं, जो उनके बेटों के ऑफिस में बॉस या सीनियर के पद पर शोभित हैं, उनके नाम भी तालिका में हैं। इसके अलावा 2-4 अंग्रेज अफसरों के भी नाम हैं। अतः भोज की तालिका में मांस, मछली, चाप, कटलेट, फ्राई के अतिरिक्त मुर्गे का भी स्थान है। उसके बिना तो फ्राइड राइस खाने में मजा ही नहीं। हाँ, मगर इसे तालिका में शामिल करने से पहले मामले पर काफी बहस और मतभेद हो चुका है। अभी अभी परलोक सिधारे निवारण चंद्र के जहां जितने संबंधी थे सभी आ चुके हैं। अधेड़ उम्र की बेटियां, उनसे आधी उम्र की पोतियां, बहुएं सब आई हैं। अब उनमें दो गुट बन गए हैं। एक गुट का प्रतिवाद सख्त हो उठा, श्राद्ध में मुर्गी, छी 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 छी, हिंदू घर में यह कैसा अनाचार। दूसरे गुट की आवाज भी बुलंद थी उस प्रतिवाद के जवाब में, भाई श्राद्ध तो हिंदू घरों में ही होता है, यह कोई कहने की बात है, कोई हवन में तो डाला नहीं जा रहा। सगे संबंधियों को बुलाकर अच्छा भोजन कराने की प्रथा है। निवारण की मंझली बेटी ने नाक सिकोड़ कर कहा, ऐसा कहने से कैसे चलेगा, मेरी ससुराल में तो लोग थूकेंगे। निवारण का छोटा बेटा बोला, क्यों मंझली दीदी, वे लोग नहीं खाते क्या? मंझले जीजा तो मुर्गा मिल जाए तो और कुछ छूते ही नहीं। वह और बात है, इसका मतलब यह तो नहीं कि पिता के श्राद्ध में। निवारण का बड़ा बेटा बड़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोला, उससे क्या, बाबूजी को यह चीज कितनी पसंद थी, तुझे याद नहीं? उन दिनों तो चौके में मुर्गा लाना मना था, अलग से बावर्ची रखकर घर के बाहर पकवा कर। भावा वेग में आवाज थोड़ी सी दब गई, फिर धीरे से बोला, थोड़े आचार विचार के बहाने लोगों को उस जमाने में कितना कुछ पाने से रोका जाता। मछली बेटी का मन फिर गया, बोली, सच ही कहते हो भैया, तुमने कहा तो याद आ गया। याद है हम लोग कैसे बाहर जाकर खाते थे, नौकरों के नल पर जाकर हाथ मुंह धोते और कपड़े बदलते, तब जाकर बिस्तर में सोने की अनुमति मिलती थी। कमरे में कुछ कमसिन बहुएं थी जो फिल्मी नायिका की तरह मुंह पर हाथ रखकर हंस उठी। एक ने कहा, कौन था इतना झक्की? और कौन, हमारी माता ठकुरानी के सिवा। वह इन सब बातों को लेकर कितना परेशान करती थी बाबूजी को। बातों ही बातों में पुरानी याद ताजा करने की धुन में असली बात ही दबती जा रही थी। फिर अचानक ही बात पक्की हो गई, मुर्गा बहाल रहा। किसी एक जमाने में इस सुविधा से वंचित निवारण चंद्र की दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। मुर्गे की प्रतिष्ठा के बाद ही अचानक चारों ओर पुरानी यादों को ताजा करने की होड़ सी लग गई। पता चला केवल बेटियां ही नहीं, अधेड़ उम्र की भतीजियों भांजियों को भी याद है। ताऊ जी को क्या पसंद था, मामा जी को क्या अच्छा लगता था। उनमें से एक रोबदार भांजी बोल उठी, तुम लोगों ने जो लिस्ट बनाई, रहने दो। मामा जी के श्राद्ध में मैं कृष्ण नगर से खास मिठाई लाऊंगी। मामा जी को बेहद पसंद थी। मेरे ससुराल है ना वहां, जब तब आना जाना लगा ही रहता था। मेरे आते ही कहते, कहाँ गई रे, तेरी ससुराल की सरपुरिया कहाँ है? उनकी दूसरी दीदी, एक और भांजी बोल उठी, न्योता तो जैसा सुन रही हूँ 1,500 से ऊपर है, अर्थात सोच समझ कर देख लो, सादे कागज पर हस्ताक्षर मत कर देना। रोबदार भांजी बोल उठी, 1,500-2,000 में कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। मामा जी ने हमें कितना लाड दुलार दिया, हमने कब क्या किया उनके लिए, 10-20 साल से भेंट मुलाकात ही नहीं हुई।
अतः खाने के मेन्यू में एक और आइटम बढ़ गया। बढ़ गई भांजी की पद प्रतिष्ठा। फिर भी झपाझप लंबी होती जा रही थी तालिका। किसी ने गुप्ती बाड़ा से संदेश लाने की जिम्मेदारी ली, किसी एक ने मछली के एक विशेष व्यंजन का उल्लेख कर उसका उत्तरदायित्व ले लिया, किसी और ने कच्चे आम की चटनी के खर्चा उठाने का बीड़ा लिया, और एक तो बोल ही उठा, तुम्हारे यहाँ सब अंग्रेज यार दोस्त आएंगे, मैं कुछ स्कॉच विस्की ले आऊंगा। नौकरी की पदोन्नति में उस स्कॉच विस्की का बड़ा हाथ था। मामा जी खुद थोड़ा बहुत पीते पीते थे। एक बार एक अंग्रेज दोस्त के साथ, मतलब वह तो ब्रिटिश जमाना था, काफी दबदबा था मामा जी का अंग्रेज दोस्तों के बीच। एक लंबी चौड़ी कहानी शुरू की उसने। अचानक बाधा उत्पन्न हुई। भरी सभा में एक छाया मूर्ति का आगमन हुआ। प्राय सभी चौंक उठे। यह कंकाल जैसी प्रेतात्मा इस घर के किस कोने में रहती थी? निवारण की एक पोती ने कहा, पहनावा आदमी को कैसे बदल देता है। अभी कुछ दिन पहले नानी को देखकर गई थी। तब उनकी आयु 83 वर्ष की थी। पतली छोटी सी तो थी ही, फिर भी सिंदूर की बड़ी सी बिंदी, छोड़े चौड़े से किनारे वाली साड़ी, हाथ में भरी चूड़ियों में कैसी दमकती थी। और अब देखो, कौन कहेगा ये वही है। रंग भी जैसे झुलस गया। बुढ़ापे में भी कैसे खिली रहती थी। जिनके विषय में टिप्पणी की गई थी, उनके कानों में बात गई ही नहीं, क्योंकि काल का शिकंजा उनके आंख कान दांत सब पर पड़ चुका था। अगर इतने दिनों तक राय बहादुर जीवित नहीं रहते तो शायद इन्हीं के बारे में ऐसा कहा जाता, अरे बाप रे, बुढ़िया अभी तक है, हाय राम अभी तक मरी नहीं। परंतु चूंकि हेमांगिनी देवी निवारण चंद्र से 13 वर्ष छोटी हैं, इसलिए उनकी उम्र को लेकर कोई चिंतित नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक लकवे के रोगी की सेवा करते रहना उनकी क्षमता से बाहर की बात है, यह भी किसी ने नहीं सोचा। एक नौकर तो है ही उन्हें हिलाने डुलाने के लिए, फिर क्या। बाबूजी की सेवा माँ करेंगी, यह तो स्वाभाविक है। और यह सब भी सब जानते हैं कि किसी और का काम घर के मालिक को पसंद नहीं आता। मगर हाँ, यह तो तब की बात है ना, जब वे इस पृथ्वी पर ढंग से जी रहे थे। हिमांगनी के हाथ की रोटी के सिवा और कोई रोटी हजम नहीं होती। उनके हाथ की बनी सब्जी के सिवा उन्हें किसी और सब्जी में स्वाद नहीं आता। फिर इतने अपमान के बाद बहुएं और उनकी बहुएं भला क्यों आगे आए? इसके बाद तो निवारण चंद्र नामक व्यक्ति इस निवारण भवन की धरती से विलीन हो गए। इस घर के किसी भी दर्पण में उनकी छाया फिर नहीं पड़ी। इस घर की किसी मेज पर उनकी थाली नहीं परोसी गई। केवल हेमांगनी नामक एक दुबली पतली औरत की हिफाजत में रह गए थे वे कई युगों तक। वे ही युग हेमांगनी पर भी असर करते रहे, पर किसी को ध्यान नहीं आया। शुरू शुरू में हेमांगनी, मतलब जब उनके बेटों के घने काले बाल हुआ करते थे, दौड़ी दौड़ी आती, अरे डॉक्टर बाबू को जल्दी से खबर दे, इनकी छाती में दर्द हो रहा है। फिर धीरे धीरे यह आना कम हो गया। कभी कभार आकर कहती, देख डॉक्टर बाबू को एक बार बुलाने से ठीक रहता, कई दिनों से कह रहे हैं छाती में। इसके बाद तो काफी लंबे अरसे के बाद कभी कभार धीरे से उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती, कहती, तुम लोगों में से कोई एक बार आ सकता है? कैसा तो कर रहे हैं। तब तो बेटों के बाल भी सफेद हो चले थे, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज। पोते जाकर देखाते और कहते, कुछ नहीं, शायद पेड़ गड़बड़ था। उनकी बहुएं छुप छुप कर हंसती, दादी को डरने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। इसके बाद पता नहीं कितने दिनों से हिमांगनी अपने बेटों के पास नहीं आई। अंतिम दिन उनका नौकर आकर बोला, बाबू, दादी जी ने कहा है आप लोग सभी उस कमरे में आ जाएं। आज बड़े दिनों बाद हेमांगनी इस कमरे में आकर खड़ी हुई, धीरे से बोली, तुम लोगों से एक बात करना चाहती थी। हेमांगनी के बेटे बहू पोते पोती सब हृदयहीन तो नहीं थे, इसलिए सब मिलकर परेशान हो उठे। बोले, तो तुम खुद क्यों आ गई, हमें बुला लेती। थान में लेपटी हेमांगनी को देखकर उन्हें पहली बार लगा माँ भी बूढ़ी हो गई है। फिर भी उनका एक पोता बोल उठा, अच्छा दादी, इस चादर को पहनना क्या इतना जरूरी था? आजकल तो देखता हूँ सभी साड़ी चूड़ी सब कुछ पहनती हैं। हिमाग्नि ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक बार उसे देखकर थोड़ा सा रुककर दृढ़ स्वर में बोली, मैंने सुना है उन्हें क्या क्या खाना पसंद था, उसकी लिस्ट बनकर भोज में खिलाने के लिए। अगर यह सचमुच सही है तो उस लिस्ट में कुछ मीठे अंगूर लिख लो। क्या लिख लो? सभी चौंक उठे। हिमांगनी बोली, कहा ना,
बड़े बड़े मीठे अंगूर। थोड़ी देर चुप रही, फिर सबकी ओर नजर डालकर भी किसी को ना देखते हुए बोली, काफी दिनों से खाने की इच्छा थी, मगर आखिर तक हो ना सका। हो ना सका? काफी दिनों से इच्छा थी? बाबूजी की, दादाजी की, मामा जी की, ताऊ जी की। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की। मारे शर्म के सभी धरती पर गड़ गए। हिमांगनी उन्हें देख रही थी, ऐसा लगा नहीं, शायद दीवार की ओर देख रही थी। थोड़ा संभाल कर छोटा बेटा बोल उठा, यह बात कहने के बदले तुमने हमारे गाल पर एक थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया माँ? बाबूजी को अंगूर खाने की इच्छा हुई थी। बार बार उन्होंने यह बात कही थी, मगर वह तुच्छ वस्तु लाई नहीं गई। यह बात सोची भी जा सकती है। दीवार की ओर मुंह घुमाकर हिमांगनी ने बेटे की ओर देखा। देखा उस चेहरे पर धिक्कार, तिरस्कार और विशोभ की तीखी अभिव्यक्ति। मंझले बेटे के कंठ से वह धिक्कार उच्चारित हुआ। अच्छी बात है माँ, अगर हम बाबूजी के इतने ही नालायक बेटे थे तो नौकर से भी मंगवा सकती थी। हिमांगनी धीरे रुक कर बोली, मंगवाया था 2 दिन। छोटे छोटे इतने खट्टे कि क्रोधित होकर फेंक दिए उन्होंने। वह तो फेंक ही सकते थे। एक भतीजी रोनी सी आवाज में बोल उठी, खुद कैसी चीज लाते थे, यह तो सोचो ताई जी। न्यू मार्केट से बाहर का फल उन्हें पसंद ही नहीं होता था कभी। बड़े दिन के समय टोकरे में फल लाते थे। ये बड़ी बड़ी नारंगी, लाल लाल ढेर सारे सेब, बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे। वही आदमी 2 अंगूर खाना चाहते थे तो खट्टे अंगूर मिले, उठाकर फेंक देंगे कि नहीं? स्वर रुद्र हो गया था उसका। बड़े बेटे ने भी रूंधे स्वर में कहा, यह बात एक बार हमारे कानों में क्यों नहीं डाल दी माँ तुमने? घर में इतनी चीजें आती हैं, इतने रुपए खर्च होते हैं। मछली बेटी बोल उठी, बुरे समय में कुछ बोलना ठीक नहीं, फिर भी बिना कहे रहा नहीं जाता। इन दिनों तुमने भी बाबूजी की बहुत अवहेलना की। वे बराबर ही कितने शौकीन, कितने नवाबी मिजाज के थे। यह तो भूल ही गई थी जैसे। बीच बीच में देख तो गई हूं आकर, बिस्तर का क्या हाल, पहनावा भी वैसे ही। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। छोटा बेटा फिर एक बार बोल उठा, वह सब तो फिर भी छोड़ा जा सकता है, मगर शर्म से सिर झुका जा रहा है। जब भी सोचता हूँ बाबूजी ने अंगूर खाने चाहे पर मिले नहीं। ऐसा कैसे कर सकी माँ? अपनी धुंधली दृष्टि बारी बारी से सबको देखने की कोशिश की हिमांगनी ने, मगर धुंधले से आकारों को छोड़कर और कुछ देख ना सकी। शायद इसलिए फिर दीवार की ओर देखने लगी। क्या उस दीवार पर सर कटाने वाले अनेक इतिहास लिखे गए हैं? क्या उसी को पढ़ रही थी हिमांगनी? परंतु इस भावावेग की धारा के बीच भी ना जाने कैसे अपने आप को आवेग मुक्त रख सकी वह। निरुताप स्वर में धीरे से बोली, तुम लोग अपने सो झमेलों में व्यस्त रहते हो, इसलिए तुम्हें परेशान करने में शर्म आती थी। शर्म? शर्म आती थी? एक साथ पता नहीं कौन कौन बोल उठा, कहने में शर्म आती थी। एक तीखा स्वर सुनाई दिया, यह कहने में भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी दादी। छी छी, विश्वास ही नहीं होता। तुम्हारी यह अजीब शर्म देखकर हंसूं या रोऊं समझ में नहीं आता। सारे कमरे में इस बात के समर्थन की गूंज सुनाई दी, मगर शर्म के इस आघात से टूटकर हिमांगनी देवी कटघरे में खड़े अपराधी की तरह सर झुकाकर खड़ी नहीं रही, बल्कि अचानक एक अजीब बेसुरी आवाज में बोल उठी, अरे कितनी हैरत की बात है, तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता था? मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। और अचानक कमरे से निकल गई, पता नहीं क्या करने के लिए। धन्यवाद। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हुई कहानियों को सुनने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।